नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर से जो खबर आई वो अच्छी नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे, अपने लिए सुरक्षा की मांग की। नाराज होकर करीब 350 कश्मीरी पंडितों ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि आतंकवादी दफ्तर में बैठे कश्मीरी पंडित की हत्या कर दें, नाम पूछकर आइडेंटिटी कंफर्म करके गोली मार दें, टारगेटेड किलिंग करें तो नौकरी से इस्तीफा देना बेहतर है। जिंदगी रहेगी तो मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। असम में कल राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने उसके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने नाम पूछा, कंफर्म किया यही राहुल भट्ट है और फिर उसे गोली मार दी। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे कश्मीर में दुख है, गुस्सा है। आज जो तस्वीरें आई वो दिल चीरने वाली हैं, दिल को दुखाने वाली हैं। राहुल भट्ट की मां, राहुल भट्ट की पत्नी की चीखें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं। और असर यह हुआ कि कश्मीरी पंडितों के सब्र का बांध आज टूट गया। सैकड़ों कश्मीरी पंडित छोटे छोटे ग्रुप्स में कई शहरों में, कस्बों में सड़कों पर निकले। दहशतगर्दों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए, सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। जिन कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी मिली, उन्होंने कहा अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे। 350 कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में अपना इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भेज दिया। हालांकि मनोज सिन्हा राहुल भट्ट के परिवार वालों से मिले, उन्हें भरोसा दिलाया कि राहुल के हत्यारों को इसका अंजाम भुगतना होगा और अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी आतंकवादियों ने नहीं की होगी। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज राहुल की हत्या में शामिल एक आतंकवादियों के एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जल्दी राहुल के दूसरे कातिलों का भी यही हश्र होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर मासूम कश्मीरियों को निशाना कब तक बनाया जाएगा? आतंकवादियों की छटपटाहट ऐसी क्यों हो गई है? सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों हैं? ये सारे सवाल कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं, उनका भला चाहने वाले पूछ रहे हैं। वो मां पूछ रही है जिसने अपना बेटा खोया, वो पिता पूछ रहा है जिसने आज अपने बेटे को कंधा दिया, जिसने आज अपने सहारे को मुखाग्नि दी। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया। मुझे उसी से कल से एहतजाज चल रहे हैं हर जगह पे, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। रोती हुई पत्नी की आवाज पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजी। पति से 10 मिनट पहले बात हुई थी, सब कुछ ठीक था, और 10 मिनट के बाद मौत की खबर आ जाए तो परिवार पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस मां के बारे में सोचकर दिल दहल जाता है जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। मां जम्मू में रहती है, बेटा बड़गांव में था। यह परिवार 1990 में कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गया था, लेकिन 2008 में कश्मीरी पंडितों को फिर से वैली में बसाने की योजना के तहत राहुल भट्ट को सरकारी नौकरी मिली और वो बडगाम में आकर रहने लगा। राहुल बडगाम में कश्मीरी पंडितों के लिए बनी सरकारी कॉलोनी में रहते थे। राहुल मां से कई दिन से
बडगांव आने को कह रहे थे, लेकिन मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे से कभी मिल भी नहीं पाएगी। आज जब आखिरी बार बेटे का चेहरा देखा तो मां बेसुध हो गई। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरे बेटे का क्या कसूर था। वो तो किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो तो किसी को परेशान नहीं करता था। कुर्सी पर मारा बेचारे ने उसको, 5 गोलियां लगाया। क्या करो। कोई दुश्मनी थी किसी से, कोई आपसी रंजिश, कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, वो बेचारे लड़ाई नहीं करते। वो इतना कहने की बात थी। कभी इससे पहले उन्होंने बताया कि इसी तरीके का कोई ऐसे कुछ देखने को मिला? बिल्कुल नहीं पता। बेटे के गम में तड़पती इस मां का चेहरा कई दिन तक आंखों के सामने रहेगा। इसे भूलना मुश्किल होगा। राहुल भट्ट की हत्या सिर्फ एक कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं है, सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी की हत्या नहीं है। असल में यह सरकार को, सिस्टम को, सुरक्षा बलों को, आतंकवादियों का चैलेंज है। राहुल भट्ट उन लोगों में था जिन्हें प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत सबसे पहले सरकारी नौकरी मिली थी। आतंकवादी निहत्थे और बेकसूर इंसान की हत्या करके सरकारी कोशिशों पर पानी फेरना चाहता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल भट्ट की हत्या में उसके दफ्तर में काम करने वाले 1-2 लोग संदेह के घेरे में हैं। इन लोगों पर मुखबिरी का शक है। जिस वक्त राहुल की हत्या की गई उस वक्त ऑफिस में दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन आतंकवादियों ने सबका नाम पूछा और जैसे ही राहुल भट्ट ने अपना नाम बताया उसे गोली मार दी गई। राहुल के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की हत्या टारगेटेड किलिंग है और जम्मू कश्मीर में यह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सरकार को किसी भी हद तक जाकर रोक लगानी चाहिए, ये मांग की बिलखते हुए पिता ने। 2010 के जो हालात थे उसमें फ्रीली, मतलब मैं नहीं बोलूँगा आज के हालात ठीक है खराब है, मैं बोल रहा हूँ ये कि 2010 में फ्रीली वहाँ मतलब जाया जा सकता था, हर जगह जाया सकता। ये टेंशन नहीं था, मतलब आप इंडिविजुअल मतलब टारगेटिंग के लिए, मतलब हिंदू है तो इसके नाम पर। आज वो चीज़ है, वही फर्क है। 2010 में हाँ ठीक है कि जद में आ गया, कहीं इंडिविजुअल फायरिंग हो गई चौक में, उसमें क्या कर सकते। लेकिन 2020, 21 या 22 में अब इन्होंने इंडिविजुअल मतलब हिंदू नाम देखकर, उसको जब नाम बोला उसने राहुल भट्ट मेरा नाम है, तब जाकर फायर किया। ये चीज़ इसने बड़ा हैरान कर दिया। ये बड़ी, यही तो बड़ी प्रॉब्लम। 2010 में ये चीज़ नहीं थी, मतलब हिंदू को ठीक है किसी जगह जद में आ गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं करते। एक पिता और कह भी क्या सकता है, जिसके जवान बेटे की लाश घर में पड़ी हो, वो क्या बोलेगा। राहुल ने पिता से कहा था जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन बेटा तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राहुल के माता पिता और भाई जम्मू के जिस इलाके में रहते हैं वो भी कश्मीरी पंडितों की ही सेटलमेंट कॉलोनी है। यहां रहने वाले सभी परिवार पलायन का दर्द झेल चुके हैं और अब जब घर वापसी की तैयारी हो रही थी तो एक बार फिर से मनहूस खबरें आने लगी। आज राहुल की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जिसने भी उसकी हत्या की खबर सुनी वो परिवार को सहारा देने उसके घर पहुंचा। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा था। लोगों के दिल में राहुल की मौत का गम था, पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में भी यह बता दिया कि पाकिस्तान कश्मीर पर बुरी नजर न डाले। कश्मीरी पंडित कश्मीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। कश्मीर को खून से पीछा, वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। जिस कश्मीर को खून से
नतीजा वो कश्मीर हमारा है। एक तरफ राहुल भट्ट की चिता जल रही थी, दूसरी तरफ उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग कश्मीर के नेताओं को कोस रहे थे। कश्मीरी पंडित अब खुलकर बताने लगे हैं कि उनका दुश्मन कौन है जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस लौटें। आज जम्मू में हमारे संवाददाता ने राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में आए बहुत सारे लोगों से बात की। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के कई लीडर्स भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ऐसी उकसाने वाली बातें कहते हैं जिसकी वजह से आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं करते हैं। जो ये टारगेटेड किलिंग है उन्हीं के उकसाने पे हो रहा है और कश्मीरी पंडित को जानबूझकर ये टारगेट किया जाता है कि उसको मारा जाए, उसको भगाया जाए। और वही जो हमारा 32 साल पहले जो इनने हमारे साथ किया था, रलिव गलिव और चलिव, कन्वर्ट डाई आर फ्ली, वही फिर से हो रहा है और कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है। और ये इजी टारगेट है। सबसे बड़ी हमें जो है ना, हम तिरंगा लेके वहां काम कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये समझना चाहिए कि कश्मीर अभी भी सुलग रहा है और कश्मीरी पंडित बलि का बकरा बना हुआ है वहां पर। प्लीज इसको रोका जाए। ये एक धर्म विशेष, और मैं अपने आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, हिंदुओं के प्रति जो घृणा और जो इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के नाम पे जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, ये उसी अध्याय का एक और स्टेप है। ये 1989 से जो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पे घर अपना छोड़ना पड़ा, ये उसी का एक और अध्याय है कि हर कुछ महीनों में एक कश्मीरी हिंदू को उसका धर्म के बेस पे उसकी हत्या हो रही है। जिस हिसाब से कश्मीरी हिंदुओं को 90 में जो नरसंहार हुआ, जितने भी नरसंहार हुए और जो आज तक भी चल रहा है, उस हिसाब से कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जो आतंकवाद जो वहाँ पे फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और कश्मीरी हिंदू को टारगेटेड किलिंग जो हो रही है, वो आज की डेट भी हो रही है। उसकी वजह से कश्मीरी हिंदू बहुत सहमे हुए हैं और बहुत एक दर्द का जो माहौल है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी में आज वो वापस से फैल गया है। और कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी ये कभी नहीं भूलेगी कि हमारे साथ क्या हुआ, चाहे वो औरंगजेब के टाइम में हुआ या अभी 90 में हुआ या अभी जो हो रहा है। राहुल भट्ट की हत्या का असर आज पूरे कश्मीर में दिखाई दिया। राहुल की हत्या के बाद आज कश्मीर में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। नाराज, परेशान, हताश कश्मीरी पंडित आज सड़कों पर उतरे। कश्मीर से लेकर जम्मू तक कई शहरों में, कस्बों में प्रदर्शन हुए और आज कश्मीरी पंडितों पर लाठियां भी बरसी। पुलिस ने कई जगह टीयर गैस का इस्तेमाल किया। इस सब के बाद कश्मीरी पंडितों ने भी कह दिया इनफ इज इनफ। कश्मीरी पंडितों ने कह दिया अगर सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती तो वो भी कश्मीर घाटी में नहीं रहेंगे। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही वैली में रह रहे कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे, उन्हें बताए कश्मीर पंडितों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हो गई। इसके बाद लाठियां चली, टीयर गैस शेल्स फेंके गए। जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया जब कश्मीरी पंडित इस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे हों या फिर पुलिस को उनके साथ ऐसी सख्ती करनी पड़ी। लेकिन राहुल भट्ट की हत्या से घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों में डर है, खौफ है, बेचैनी है। वो किसी भी कीमत पर सरकार से सुरक्षा का आश्वासन चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और जमकर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। हंगामे के दौरान कुछ कर्मचारी बेहोश हो गए और कुछ को पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया।
ये यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रोटेस्ट ना करें, हमें बल का इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। पुलिस इन्हें समझा रही है कि इस तरह से आप ये देखिए, आप ये लोग जो है लेकिन अपने प्रोटेस्ट को लेकर काफी जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऑफिसर इन्हें समझा रहे हैं कि आप इस तरह प्रोटेस्ट ना करें, आपकी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी जाएगी। तो एक एक करके अब जो प्रोटेस्ट मार्च इन्होंने श्रीनगर की तरफ से निकाला था, अब उन सभी लोगों को जो है वापस लाया जा रहा है। They were using pellets and their sticks to hit elders who are going on peaceful professions. Cover their faces. 90 में मरे जा रहे हैं, कभी नहीं मार रहे। आज देखो कितने लोगों को शेलिंग की बोलते हैं कि This was a peaceful protest. इससे बेटर तो वो है जो पत्थर मारना चाहते हैं कि हमारी बात एलजी तक जाए। इन 4 लोगों को आप कवर करो। ये इनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर एलजी के ऑफिस तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो है, प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया और उसके बाद बल का इस्तेमाल किया, टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों को डिटेन किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहाँ पर मजीद फोर्सेस को बुलाया गया है, मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों में गुस्सा जो है वो बेहद ज्यादा है। राहुल पंडित की किलिंग्स के बाद पहली बार इस तरह की तस्वीरें कश्मीर में देखी जा रही है, जब कश्मीरी पंडित इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मंजूर मीर उस जगह पर मौजूद थे जहां पर प्रदर्शन हुआ। मंजूर मीर ने बताया कि आज के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं का कहना था कि एक सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या हो जाए तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। इस तरह की घटनाओं के बाद दफ्तर कौन जाएगा, क्या सोच कर जाएगा। कुछ जगह पर पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं को भी डिटेन किया। जब हम भी आगे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने शेलिंग की, उन्होंने लाठी चार्ज किया और जिसमें हमारे जो भाई बंधु थे वो जख्मी हो गए हैं। और मैं वहाँ पे थी, कुछ लड़कियाँ वहाँ पे थी और एसएसपी साहब बोलते हैं कि बंद कर दो इनको हुमामा स्टेशन में, इनको हुमामा पुलिस स्टेशन में रख दो, बंद कर दो, इनको ले जाओ यहाँ से। कितने लोगों को डिटेन किया गया था, क्या उनमें से कोई जख्मी है? उनमें से 4 बंदे, जो 4 भाई हैं मेरे, उनको एक जगह पीछे बैक में लगी है और बैक में लाठी चार्ज हुआ है, खून आया है, आधों को फ्रैक्चर हुआ है, आधों की जो टांगे हैं उधर भी, वहाँ भी उनको फ्रैक्चर हुआ है। रीजन हमको अभी तक पता नहीं चले। मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि हमको डिटेन किस लिए किया गया। इसलिए डिटेन किया गया कि हम अपने लिए यहाँ बैठे थे, हमारा एक भाई कल शहीद हुआ, क्या उसका हम याद भी नहीं कर सकते? क्या हम अपनी गवर्नमेंट से ये तक नहीं कह सकते कि हमारा हाल क्या है, हमको सिक्योरिटी कब मिलेगी? अगर यही सब मांगने के लिए हमको डिटेन किया जाता है तो इट इज बेटर कि वो आके हमको यहाँ मार दे, एक और जलियांवाला बाग बना दे, हमको मार दो यहाँ पर एक ही बारी में, फिर उसके बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि हमारी सिक्योरिटी का क्या हाल है। हम फिर से माइग्रेंट हो जाएंगे, जैसे 90 में माइग्रेंट हुए थे, हम एंटायर वैली माइग्रेंट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास हमारे लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा, उनका दुख, उनका दर्द समझा जा सकता है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो सड़कों पर उतरे, फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। शेखपुरा में रहने वाले करीब 350 कर्मचारियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया। जिन लोगों ने इस्तीफे भेजे हैं उन सब कश्मीरी पंडितों को 12 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त प्राइम मिनिस्टर रीहैब पैकेज के तहत नौकरी मिली थी। इन सब लोगों को 2010 में एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, लेकिन नौकरी के एवज में शर्त यह थी कि ताउम्र उन्हें कश्मीर में ही रहना पड़ेगा, वहीं काम करना होगा। कश्मीर से बाहर जम्मू या लद्दाख में वो ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे, ये उनसे लिखित रूप में ले लिया गया था। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी के तहत घाटी से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों के हर परिवार को पीएम रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत 7.5 लाख रुपए देने का प्रोविजन था। इन पैसों से कश्मीरी पंडितों से कहा गया कि घाटी आकर अपने पुराने घरों को फिर से बनाएं और वहां जाकर रहें। लेकिन आतंकवाद का खौफ इतना ज्यादा था उस जमाने में कि स्कीम को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसके बाद सरकार ने यह ऐलान किया कि स्कीम के तहत कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन शर्त यह होगी कि पीएम रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत नौकरी पाने वालों को ताउम्र
कश्मीर घाटी में ही नौकरी करनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि नौकरी की यही शर्त जानलेवा साबित हो रही है। एक तरफ नौकरी है, दूसरी तरफ आतंकवादियों की गोलियां। जाएं तो कहां जाएं? इसलिए इस्तीफा ही एक अकेला रास्ता बचा। ये आप देख सकते हैं, ये माहौल है, ये वक्त है, ये सभी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का मास रेजिग्नेशन है। क्योंकि जितने भी शेखपुरा पंडित कॉलोनी में है या बाकी जहां भी एम्प्लॉयज हैं, वो चाहते हैं हमको मास रेजिग्नेशन ही देना। अब हमारे लिए समझदारी की बात है, क्योंकि अगर घर में घुस के मारते हैं या हमारे दफ्तरों में घुस के अपने टेबल पे काम करते करते मारते हैं, इससे बड़ी मौत कोई हो ही नहीं सकती है। The system has collapsed totally, and that too for Kashmiri Pandits. Being Pandits, we are being killed only on the brand name. ये एक कश्मीरी पंडित है। हम तो कल से यहाँ पर मातम का शोक मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं हम, क्योंकि ये भी हमारी एक विडंबना है हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की। काम कहीं करता है, कश्मीर में कहीं रहता है, घर उसका जम्मू में है, रिश्तेदार जम्मू में है, उसकी लाश भी वहां पर ही जलाया जाता है उसको। लेकिन सरकार भी आड़े में हमको पकड़े हुई है, जैसे कोल्हू का बैल पकड़ा हुआ है, जैसे बकरियां पकड़ी है। अगर मरना है तो इसी को मरना है, अगर कटना है तो पंडित को ही कटना है। दैट इज द प्रॉब्लम। 6 साल की बच्ची राहुल पर बट की क्या हो, मासूम बच्ची है। हु विल सी हर, हु विल गेट हर थ्रू, हु विल नॉट सफर। मुझे पता है 4 दिन 5 दिन मेरा दुख कम हो जाएगा, लेकिन जिसकी बच्ची मरी है, जिसका बूढ़ा बाप जम्मू में पड़ा है, जिसकी मां रो रही है, जिसकी बीबी बिलख रही है, जिसके घर का सहारा गया, वो सहारा कभी नहीं मिलेगा। And government has to think over it. We can't be treated as scapegoats. ये बात सही है, 6 साल की बच्ची को उसका पिता कभी नहीं मिलेगा। जिस बाप ने अपना बेटा खोया, वो बेटा लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, जब नौकरी के बॉन्ड में यह बात साफ साफ लिखी है कि कश्मीर की घाटी में ही पोस्टेड रहना होगा, तो फिर अब शिकायत क्यों? इसकी वजह है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में इन्हें नौकरी दी गई थी, तो यह वादा किया गया था कि सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के रहने के लिए ऐसी सरकारी कॉलोनियां बनाई जाएंगी जहां सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होगी। यह वादा और भी किया गया कि भले उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में होगी, लेकिन उन्हें इंटीरियर इलाकों में पोस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटीरियर में उन पर हमले की ज्यादा आशंका होगी। लेकिन अब भी कई कश्मीरी पंडितों को रहने के लिए घर नहीं मिले हैं, वो किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। खुद राहुल भट्ट की तैनाती चडूर तहसीलदार ऑफिस में थी, जबकि उनका परिवार चाहता था कि कम से कम राहुल का ट्रांसफर डीसी ऑफिस में तो हो जाता। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें कश्मीर घाटी में नौकरी करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार उन्हें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कराए, और अगर सुरक्षा नहीं दे सकती तो जम्मू ट्रांसफर करते। बाकी सब लोग कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हो, आपको पूरे J&K में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर मुझे कर ही नहीं सकते हैं। मुझे क्यों यहाँ पे शिकार की तरह बैठना है हमेशा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नहीं रहूंगा, मगर क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप हमारे को अगर नहीं दे सकते हो सिक्योरिटी, तो जम्मू ट्रांसफर कर दो सबको। यहाँ पे रहना ही नहीं है, हमको ट्रांसफर कर दो ना। हम कैसे रहे यहाँ पे? हमारे को तो बंदूक सर पे नाच रही है, हमेशा गोली सर पे नाच रही है। हम क्या करें? मास रेजिग्नेशन देंगे और निकलेंगे यहाँ से? ये किस तरीके का न्याय है? अगर आप किसी को रिहेबिलिटेट कर रहे हो, आप उसको क्या बोलोगे? मैं तेरे को ये पिंजरा दे रहा हूँ, इसमें तेरी रिहेबिलिटेशन है, मगर ध्यान रखना इस पिंजरे में भी गोली आएगी। आपसे ये 6000 एम्प्लॉयज ही नहीं संभाले जा रहे हैं। आप बाकी जो 6 लाख कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले हुए, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? आपसे 6000 नहीं है, वो तो 100 टाइम्स एक्स्ट्रा है। आप उनको कैसे फिर रिहेबिलिटेट करेंगे? एटलीस्ट सेफ्टी दो भाई, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अब मतलब आप भीख मांग रहे हो भाई, अब हम ऑनेस्टली इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप ये भीख भी नहीं दे सकते तो भाई फिर लानत है। ये बात सही है कि लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वो नाराज भी हैं, लेकिन यह भी सही है कि ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका है। सरकार तक उनकी बात पहुंच गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा राहुल भट्ट के परिवार वालों से मिले, उन्हें पूरी मदद और इंसाफ का भरोसा दिलाया। परिवार वालों की जो मांगी थी वो सब उन्होंने मान ली। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि राहुल की वाइफ को सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा दिया जाए और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाए। सरकार ने तीनों मांगी मान ली हैं। राहुल की हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और चडूरा थाने के SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह कि राहुल की लाश पर सियासत भी शुरू हो गई।
जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी किया जिसमें महबूबा ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में हिंदू मुसलमान के बीच दुश्मनी पैदा कर रही है। ऐसे में कश्मीरी मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों की मदद करके भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए। मुल्क में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है। वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहाँ खड़े रहें। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों से इल्तिजा करती हूं कि आज जुम्मे के दिन तमाम मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिफाजत की पुरजोर वकालत की जाए और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। महबूबा ने भाईचारे की बात कही, मिलजुल कर रहने की बात कही। बात तो अच्छी है, लेकिन कितने दिल से कही गई यह सवाल है। नेताओं का काम सियासत करना भी है और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। शाम को खबर आ गई कि राहुल की हत्या में शामिल एक आतंकवादी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। श्रीनगर के एसपी ऑपरेशन इफ्तिकार तालिब के मुताबिक जिन 2 आतंकियों की लोकेशन स्पॉट पर मिली थी उनमें से एक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और दूसरे का नंबर जल्दी आ जाएगा। ये ग्रुप जो है इसको हम पिछले 2 हफ्ते से ट्रैक कर रहे थे। एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ लश्कर-ए-तोयबा का, वो इनको रिसीव करने गया था बांडीपुर में। बांडीपुर में एक इनपुट आया था, उसी पे एक ऑपरेशन 11 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसमें वहाँ एक मिलिटेंट जो टेररिस्ट है वो मारा गया और जो दूसरे 2 थे उनको, ये जो लोकल टेररिस्ट है ये बडगाम का है, इसका नाम लतीफ़ राथर है, ये लेके बडगाम एरिया में आया। इसमें कल जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक सिविलियन किलिंग हुई है चाडुरा में, उसमें उस स्पॉट पे जो है इनकी लोकेशन थी, इनको स्पॉट भी किया गया है और उसको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे। ये वापस गए हैं बांडीपुर में अपनी एक हाइडआउट में, वहाँ आज फिर इनकाउंटर हुआ है जिसमें आर्मी पुलिस उनके साथ इनकाउंटर में दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी जो कल वाला इंसिडेंट है उसमें एक जो टेररिस्ट है वो जिंदा है, वो लतीफ़ राथर, वो लोकल है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। पुलिस और फौज के जवानों की जाबाजी को सलाम करना चाहिए। उन्होंने एक आतंकवादी को ढूंढ निकाला, मार दिया और दूसरा उनके निशाने पर है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भी जायज है, उनकी चिंता भी वाजिब है। सरकार को उनकी बात पर गौर करना चाहिए, उनकी तकलीफ समझनी चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं मनोज सिन्हा इस बात को समझते हैं, इसीलिए आज वो राहुल के परिवार वालों के पास गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राहुल के हत्यारे जिंदा नहीं बचेंगे और 4 घंटे के बाद ही पुलिस ने दावा किया कि राहुल की हत्या में शामिल 2 में से एक दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और दूसरे आतंकवादी को भी जल्दी ही मार दिया जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात लगी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फिर से जिंदा करने में पूरी ताकत लगा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर अब कश्मीर में एक बार फिर टारगेटेड किलिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। असल में जम्मू कश्मीर में अब अमन चैन लौट रहा है। 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। कश्मीरी पंडितों ने फिर से बसना शुरू कर दिया है। दूसरे स्टेट से लोग कश्मीर में जमीन खरीद रहे हैं। कश्मीर में होटल्स बन रहे हैं, मॉल और सिनेमा घर बन रहे हैं, बिजली के लिए बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। कश्मीर इस बार सैलानियों की भीड़ से पटा पड़ा है।
टूरिस्ट की चहल पहल से वैली गुलजार है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस साल अब तक वैली में 6 लाख टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। हर दिन 5000 टूरिस्ट श्रीनगर पहुंचते हैं। डल लेक के आसपास जो ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया गया था, मार्च के आखिरी हफ्ते तक 3.5 लाख उसमें पहुंचे थे। एक हफ्ते में 3.5 लाख लोग। आप सोच सकते हैं यह कश्मीरी बदलाव का सबूत है। गुलमर्ग में इतने टूरिस्ट पहुंचे कि वहां जो रोपवे है, उस रोपवे से सिर्फ अप्रैल में 12.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जाहिर है दहशतगर्दों को, पाकिस्तान को, ISI को, पाकिस्तान की फौज को यह रास नहीं आ सकता और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनका बस नहीं चलता। इसलिए अब निहत्ते मासूम कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। यह बुजदिली है, कायरता है और ऐसे कायरों से कश्मीरी कभी नहीं डरेंगे। आज की एक और बड़ी खबर बनारस से आई। आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं। आज काशी में रुकेंगे क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे लेकर विवाद हो रहा है, इसलिए योगी के काशी दौरे पर सबकी निगाहें थी। हालांकि वाराणसी में कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा की और सबके लिए शांति की प्रार्थना की। योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव की भी पूजा की। योगी ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इससे पहले योगी ने वाराणसी मंडल के विकास के काम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिव्यू किया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालत के आदेश का पालन होने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि कोर्ट ने सर्वे को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी है। इससे पहले आज दोपहर में योगी वीर शैव संप्रदाय के जंगमबाड़ी मठ पहुंचे, वहां पूजा की और फिर वीर शैव सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मठ ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया। अयोध्या में ऐतिहासिक बदलाव हो गया। भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है। जिस समय योगी आदित्यनाथ वाराणसी में वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले वाराणसी के जिला अधिकारी कल होने वाले ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर सभी पक्षों से बात करके माहौल का अंदाजा लगा रहे थे। असल में कोर्ट के आदेश पर कल सुबह 8 बजे तीनों कोर्ट कमिश्नर, दोनों पक्षों के वकील और पिटिशनर्स ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जाएंगे। इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे। हालांकि आज मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर स्टे लगाने की अपील की गई, लेकिन चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा वो मामले को समझे बिना स्टे नहीं दे सकते, लेकिन अदालत इस केस को जल्दी सुनेगी। इसके बाद कल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता क्लियर हो गया। चूंकि आज शुक्रवार था, जुमे के नमाज के वक्त तनाव की आशंका थी, लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़कर वापस चले गए। पिछले शुक्रवार की तरह न कोई नारेबाजी हुई और न किसी तरह की बयानबाजी। और अब मैं आपको बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में। कल उन्होंने जो कारनामा किया,
आज उसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई। असल में अकबरुद्दीन कल औरंगाबाद गए थे। देर शाम उन्होंने एक तकरीर की और इससे पहले वो मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर गए, वहां फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ा और उसके बाद बड़े जोर की तकरीर की और पब्लिक के सामने तकरीर करते करते अकबरुद्दीन ओवैसी ये भूल गए कि उन्हें शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ने राज ठाकरे को निशाना बनाया, बगैर नाम लिए राज ठाकरे को जमकर भला बुरा कहा। उसकी एक बानगी देखिए। नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं। वक्त और हालात की नदाकत को समझो। उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं, खामोश रहो। जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको मालूम। अकबरुद्दीन जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए मामले की बैकग्राउंड जानना जरूरी है। औरंगाबाद में 1 मई को राज ठाकरे ने रैली की थी, मंच से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लेने की चेतावनी जारी की थी, कहा था ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने स्टाइल में सबक सिखाएंगे। अकबरुद्दीन ने 1 हफ्ते बाद आज राज ठाकरे पर एक से एक हमले किए, नाम नहीं लिया, राज ठाकरे को बेघर, परिवार से निकाला हुआ और न जाने क्या क्या कह दिया। असल में ओवैसी की पार्टी के पार्लियामेंट में 2 एमपीज हैं, हैदराबाद से खुद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील। इसलिए इस इलाके में इसकी पार्टी का काफी दबदबा है। अकबरुद्दीन ने इसीलिए औरंगाबाद में रैली की। ओवैसी ने अपने भाषण अजान, हिजाब और लिंचिंग के जिक्र से शुरू किए और मुसलमानों से कहा कि लड़ना नहीं है लेकिन डरना भी नहीं है। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ान की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था। अब अकबरुद्दीन ओवैसी तो भाषण देकर चले गए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर गए। महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर फातिहा पढ़कर चले गए। अब शिवसेना परेशान है, बीजेपी सवाल पूछ रही है और शिवसेना सवालों को टाल रही है। औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रामक था। महाराष्ट्र के ऊपर उसने आक्रमण किया, महाराष्ट्र की मंदिर, प्रार्थना घर सबको उद्ध्वस्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर
बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है। ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की मिट्टी मर्दों की, शुरू की और शिवाजी महाराज की मिट्टी। संजय राउत ने बात तो सही कही। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को नाक को चने चबवाए थे, लेकिन बीजेपी के नेता इसे काफी नहीं मानते। विधायक नीतीश राणे ने शिवसेना को चढ़ाया। नीतीश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर देशद्रोह का केस चलाती है और औरंगजेब की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले का वेलकम करती है। ये शिवसेना का हिंदुत्व है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ किया वो एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि मैं तुम्हारे महाराष्ट्र में आ सकता हूं। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे को उनकी हाल कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे औरंगजेब को मैं बड़ा कर सकता हूं, उनके ऊपर उनके कब्र के ऊपर फूल बरसा सकता हूं, मगर महाराष्ट्र की सरकार मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी हिम्मत ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल दिखा के गए हैं। मैं यही कहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, कोई हनुमान चालीसा कहना चाहता है, कोई जय श्री राम बोलना चाहता है, तो उसके ऊपर आप तुरंत देशद्रोह का गुनाह डालते हो। आज ये आदमी 24 घंटे हो गए, तभी तक आपने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अकबरुद्दीन ओवैसी जो औरंगजेब के समाधि पे जो उसने फूल बरसाए, 10 मिनट के लिए अगर पुलिस बाजू में जाए तो उसी अकबरुद्दीन ओवैसी को उसी कब्र के बाजू में सुलवाने की जिम्मेदारी ये शिव प्रेमी, महाराष्ट्र के शिव प्रेमी लेंगे। बीजेपी की इस मांग पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने कहा, बीजेपी ये बताए आखिर किस धारा के तहत, किस कानून के तहत अकबरुद्दीन पर कार्रवाई हो। देश का कोई कानून किसी की मजार पर जाने पर रोक नहीं लगाता। औरंगजेब की कब्र पर कोई गया तो भाजपा के नेता और भाजपा के पिट्टू चिक चिक कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो लगे याद ये भी वो बताएं कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत ये कार्रवाई हो सकती है। क्या उसी धारा के अंतर्गत भाजपा के ज्येष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान गए और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूलमाला अर्पित कर जयगान कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी? भाजपा की सरकार देश में थी। दूसरी ओर भाजपा के दूसरे सहयोगी नेता नीतीश कुमार जी, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर गए और फूलमाला अर्पित करके देश में आए, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी? उनको जेल में डाला गया था? देश अभी भी संविधान के आधार पर चल रहा है। मरणांती वैराणी ये अपनी संस्कृति है और इसी संस्कृति के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के बाद भी उसकी कब्र बनाई थी। ये हमारा देश है, ये हमारा इतिहास है और ये हमारे आदर्श है। और जहां तक अंधेरी की पूजा करने की बात है, तो बहुत सारे इस देश में आज भी मौजूद है जो अंधेरी की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये मौजूद है। आज भी गोडसे का जय जयकार करने वाले भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं। तो क्या उनके ऊपर भी इसी तर्क के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं आज कांग्रेस के चिंतन शिविर में क्या हुआ। आज यहां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो तो रहा है पार्टी को मजबूत करने पर के उपायों के विचार के लिए, लेकिन शिविर में आज बात हुई सिर्फ नरेंद्र मोदी की। बात हुई नरेंद्र मोदी की सरकार की। सोनिया गांधी ने अपने 15 मिनट के भाषण में 5 मिनट तक सिर्फ मोदी सरकार की बात की। सोनिया ने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। अगर इसे रोकना है तो कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना होगा। Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means
viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities, threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them. It means eroding the independence and professionalism of all institutions of democracy. जब कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ था तो चर्चा इस बात की थी यहां कांग्रेस में कई लेवल पर बदलाव की बात की जाएगी, लेकिन आज सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती रही कि कांग्रेस ये तय करेगी कि गांधी परिवार को छोड़कर चुनाव में सिर्फ एक परिवार को सिर्फ एक टिकट मिले। इसलिए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब अपने फायदे से ऊपर उठकर पार्टी का कर्ज उतारने का वक्त है, कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ इससे आवश्यक और कुछ नहीं। ये बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब नेताओं को मिलकर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस आज भी एक ऑल इंडिया पार्टी है, अगर रिवाइव हो जाए तो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि अब कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके अपने नेता भी उम्मीद खो चुके हैं। और प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस अभी भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रही, वो तो जैसे तैसे चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है। मुझे नरेंद्र मोदी की बात याद आती है जो उन्होंने चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कांग्रेस दूसरों को हराने की रणनीति बनाती रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को जीत की रणनीति बनानी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।